हे गाइस, दिस इज मोहित चौबे एंड यू आर वाचिंग नॉलेज व्रूक। आज हम मध्य प्रदेश मिसलेनियस में जो केव्स का पार्ट डिस्कस कर रहे थे उसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे और जो प्रमुख कुछ गुफाएं रह गई थीं उनको डिस्कस करेंगे, साथ ही मैप के साथ एक फाइन रिवीजन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। मुख्य रूप से आज हम जो डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं वह करेंगे हम उदयगिरी की गुफाओं का, उसके बाद बाग की गुफाओं का, फिर शंकराचार्य की गुफाओं का जो कि मुख्य रूप से ओमकारेश्वर खंडवा में है। चलिए सबसे पहले उदयगिरी की गुफाओं पर चर्चा करें तो माना जाता है कि ये गुफाएं काफ़ी पुरानी हैं और इनके अवस्थिति की या ये कहाँ पाई जाती हैं तो जानकारी मिलती है कि ये गुफाएं जो हैं विदिशा में पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त पूर्व में इसको नीचाईगिरी के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा बेसनगर ग्वालियर रियासत के अंतर्गत एक स्थान था और निकट उदयगिरी विदिशा का उपनाम जो था यह हम जानते हैं कि जो इसका उपनाम था यह उदयगिरी था विदिशा का। कुमारगुप्त प्रथम के अभिलेख जो कि लगभग 425 से 426 ईस्वी के दौरान यहाँ से प्राप्त होते हैं। आगे बात करें तो भिलसा से लगभग 4 मील दूर बेतवा तथा वेस नदी के मध्य यह स्थान स्थापित है। और जानकारी प्राप्त करें अगर तो चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी महालेख में इस स्थान का वर्णन किया गया है। मतलब एक हमने यहाँ पे दो महान राजाओं के नाम देखे, एक चंद्रगुप्त द्वितीय और वहीं फिर गुप्त वंश में ही आगे एक नाम आता है कुमारगुप्त प्रथम का। तो इन दोनों के ही विषय में यहाँ जानकारियाँ दी गई हैं। द्वितीय गुफा लेख में चंद्रगुप्त द्वितीय के सचिव वीरसेन उर्फ शाव द्वारा शिव मंदिर के रूप में गुफा निर्माण करने के वर्णन मिलता है। मतलब हमने देखा कि जो द्वितीय गुफा लेख है, दूसरे नंबर का गुफा लेख है, उसमें जो शाव थे चंद्रगुप्त द्वितीय के सचिव थे जो उनके द्वारा शिव मंदिर के निर्माण की जानकारी प्राप्त होती है। वहीं तृतीय शिलालेख की बात करें अगर हम तो कुमारगुप्त जो कि गुप्त वंश से संबंधित हैं, कुमारगुप्त के शासनकाल की जानकारी हमने जब मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ रहे थे उसमें काफ़ी सारी जानकारियां प्राप्त की। आप मध्य प्रदेश का इतिहास देख सकते हैं, हमारी पूरी प्लेलिस्ट है जिसकी आपको आई बटन पर लिस्ट की जानकारी मिल जाएगी। तो शंकर नामक व्यक्ति ने गुफा संख्या 10 जैन तीर्थ पार्श्वनाथ मूर्ति प्रतिष्ठा की जानकारी प्राप्त होती है। याद रखेंगे कि शंकर नाम के व्यक्ति ने पार्श्वनाथ जी की जो गुफा संख्या 10 है वहां मूर्ति प्रतिष्ठा की थी। आगे और कुछ जानकारियां हैं, अब हम एक एक करके जितनी भी गुफाएं यहां पर महत्वपूर्ण हैं और जिन गुफाओं से जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं उन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले गुफा नंबर 1 सूरज गुफा के नाम से प्रसिद्ध है, यहाँ सूर्य की मूर्ति विराजमान है। गुफा नंबर 2 की बात करें तो यह लगभग नष्ट हो चुकी है, यहाँ से बहुत ज़्यादा जानकारियाँ नहीं मिलती। उसके बाद गुफा नंबर 3 काफ़ी बड़ी है, लगभग 86 फीट चौड़ी और 6 फीट ऊंची है, 3 इंच गहरी है। गुफा की बात करें तो गुफा नंबर 4 में वीण की गुफा कहा जाता है, यहाँ पर एक मूर्ति है जो वीणा बजाती हुई नजर आती है। फिर हम बात करें गुफा 5 मूर्तिकला के लिए महत्वपूर्ण है। 12 अवतार जो 12 अवतार है जिसमें नर और 12 से जो मिला जुला जो भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है उसके बारे में बात की गई है। 12 भगवान का बायां पैर नागराज पर रखा हुआ है और संभवतः यह माना जाता है कि उस समय जो नाग वंशी थे या नाग शक्तियाँ थीं उनको हल्का सा परिहास करने के लिए या उनको अपेक्षित करने के लिए जो गुप्त वंशी हैं उन्होंने यह मूर्ति बनवाई थी। गुफा नंबर 6 के दरवाजे पर 2 द्वारपाल, 2 विष्णु की प्रतिमाएं, एक गणेश और एक महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा विराजमान है। मतलब गुफा नंबर 6 और 6 प्रतिमाओं की जानकारी गुफा नंबर 6 से प्राप्त होती है। वहीं गुफा नंबर 7 शैव गुफा के रूप में जानी जाती है, मतलब शंकर जी से संबंधित है। गुफा नंबर 8 नष्ट हो चुकी है। अभी तक हमने देखा कि गुफा नंबर 1 से लेकर गुफा नंबर 8 तक गुफा नंबर 2 और गुफा नंबर 8 नष्ट हो चुकी हैं, दोनों ही इवन नंबर से सम संख्याएं हैं, पहला 2 और दूसरा 8। उसके बाद गुफा नंबर 9, 10, 11, 12 इनको विष्णु गुफाओं के रूप में जाना जाता है। फिर गुफा नंबर 13 शेषशायी विष्णु मतलब शेष सैया पर विराजमान विष्णु की मूर्ति है जो लगभग 12 फीट की मूर्ति है। गुफा नंबर 14, 15 और 16 फिर से एक बार नष्ट हो चुकी हैं। उसके बाद देखेंगे गुफा नंबर 17 2 द्वारपाल गणेश महिषासुर मर्दिनी की मूर्तियाँ। इस प्रकार से यहाँ पे जो 3-4 मूर्तियाँ हैं इनके बारे में जानकारी मिलती है कि गणेश और महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति है, वहीं 2 द्वारपाल इस गुफा पर बनाए गए हैं। गुफा नंबर 18 की बात करें तो मूर्तियाँ खंडित और गुफा खाली पाई गई है। गुफा नंबर 19 सबसे बड़ी अंदर एक शिवलिंग भी विराजमान है। इन तमाम गुफाओं में सबसे बड़ी गुफा की बात करें तो वह है गुफा नंबर 19। गुफा नंबर 20 की बात करें तो जैन गुफा पार्श्वनाथ की मूर्ति का जिक्र 4 मूर्तियां कमलासन में विराजमान।
मतलब पार्श्वनाथ जी की मूर्ति गुफा नंबर 20 से प्राप्त हुई है। तो हमने देखा कि गुफा नंबर यहाँ पे हम 14, 15, 16 नष्ट हो चुकी हैं, वहीं पे 9, 10, 11, 12 जो विष्णु गुफाएं हैं। इसके अलावा गुफा नंबर 8 नष्ट हो चुकी है, गुफा नंबर 2 लगभग नष्ट है। मुख्य रूप से जो मुख्य गुफाएं हैं, गुफा नंबर 1 को हम सूरज गुफा के नाम से जानते हैं, गुफा नंबर 4 को वीन की गुफा के नाम से जानते हैं, गुफा नंबर 5 में 12 अवतार की प्रतिमा विराजमान है जो कि अपना बायां पैर नागराज के ऊपर रखे हुए है और यह नागवंशियों के ऊपर गुप्त वंश का परिहास माना जाता है। गुफा नंबर 7 शैव गुफा के रूप में जानी जाती है, वहीं 19 सबसे बड़ी गुफा है। अगर प्रश्न बनता है कि सबसे बड़ी गुफा कौन सी है तो वह है गुफा नंबर 19। वहीं गुफा नंबर 20 यहाँ पे जैन धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। अब हम बाघ की गुफाओं की बात करेंगे तो बाघ की गुफाएं धार में पाई जाती हैं और यह भी एक प्रकार का गुफा श्रृंखला है। आप एक समझ सकते हैं कि यह बहुत सारे हॉल एक कतार में बने हुए हैं। सबसे पहले बात करें तो इंदौर के पास धार जिला है जहां पर ये गुफाएं पाई गई हैं। बाघिन नदी के किनारे ये गुफाएं स्थापित हैं। खोज 1818 में हुई थी। प्राचीन उत्तर दक्षिण मार्ग पर स्थित, मतलब जो उत्तर दक्षिण मार्ग जिसकी जानकारी बहुत सारी जो ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ी हुई है, बहुत सारे अभिलेख इससे संबंधित हैं। यह जो उत्तर दक्षिण मार्ग है यह व्यवसाय के उद्देश्य से भी काफ़ी महत्वपूर्ण मार्ग माना जाता है और जो अजंता होते हुए उत्तर से दक्षिण की ओर जाता था, तो उस रास्ते पर बाघ की गुफाएं पाई जाती हैं। माना जाता है कि हुइनसांग, फाहियान और सुनटांडे इस क्षेत्र में आए थे, मतलब जो भी महान ट्रैवलर्स हुए हैं, यात्री हुए हैं पाश्चात्य या इतिहास के, वो इस क्षेत्र में विजिट करते हैं। बौद्ध संस्कृत चित्रों के अतिरिक्त राजदरबार, संगीत, दृश्य और इस प्रकार के आदि चित्र यहाँ पर देखे जा सकते हैं। निर्माण 5वीं सदी से 6वीं सदी के दौरान हुआ, मतलब इसका टाइम हम देखें तो 5वीं से 6वीं सदी, मतलब आज से लगभग 1500 वर्ष पूर्व। भित्ति चित्रों की व्यवस्थित और सुंदर प्रदर्शनी यहाँ पर देखने को मिलती है और धर्म के साथ मानवोचित भावों के चित्र भी यहाँ देखने को मिलते हैं। मतलब धर्म के साथ साथ मानव के जो भाव हैं, मानव के जो इमोशंस हैं, उनकी जानकारी भी, उनके भी चित्रण इस गुफा खंडों में देखने को मिलते हैं। यह मालवा क्षेत्र की कुक्षी तहसील में आता है, मतलब मालवा क्षेत्र धार के अंतर्गत एक तहसील है कुक्षी, वहाँ पर यह जो गुफा समूह है वह देखने को मिलता है। और कुछ जानकारियों पर प्रकाश डालें। कुल स्वतंत्र 9 गुफाएं हैं यहाँ पर। अगर टोटल गुफाओं की बात की जाए तो कुल मिला के यहाँ 9 गुफाओं की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। चौथी और 5वीं गुफा में 65 मीटर लंबा वरांदा है, मतलब जो गुफा के आसपास का क्षेत्र है वह वरांदा जो हम अगर काउंट करें तो वह लगभग 65 मीटर लंबा है। गुफा 1 गृह गुफा कहलाती है। गुफा 2 को पांडव गुफा के रूप में जाना जाता है, यह सबसे बड़ी सुरक्षित गुफा मानी जाती है। तीसरी हाथी खाना के रूप में जानी जाती है और बौद्ध भिक्षुओं के रहने की कहानियाँ या कोठरियाँ यहाँ पर देखी जाती हैं। गुफा नंबर 4 रंग महल के रूप में जानी जाती है। बिल्कुल रंग महल है, मतलब यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम या उस प्रकार की कोई भी सांस्कृतिक विधा का प्रदर्शन किया जाता होगा। गुफा नंबर 5 प्रवचन के लिए, मतलब अगर हम धर्म से जोड़ के देखें तो एक तरफ आप नाच गान कर सकते हैं, संगीत का आनंद ले सकते हैं, भजन गा सकते हैं, दूसरी तरफ आप प्रवचन दे सकते हैं, मतलब जो भी धर्म में लिखा हुआ है उसकी व्याख्या कर सकते हैं। 5वीं 6वीं आपस में मिली हुई गुफाएं हैं। 7वीं 8वीं और 9वीं जर्जर हालत में हैं और अवशेष मात्र देखने को मिलते हैं। भित्ति चित्रों की बात करें तो 2, 3, 4, 5 और 7वीं गुफा में काफ़ी सुंदर भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं। आगे हम बात करें बाघ की गुफाओं में स्तंभ, खंबे, वरांदे, कोठरियाँ, शैलाकृत स्तूप, बौद्ध प्रतिमाएं, बोधिसत्व, नदी देवियाँ और ऐसे कई सारे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़े जो चित्र हैं और मूर्तियाँ हैं वह अंकित हैं। शैली अजंता के समान व समकालीन है। अगर हम शैली की बात करें कि किस शैली में इन गुफाओं का विकास हुआ है तो अजंता की जो गुफाओं की हम चर्चा करते हैं महाराष्ट्र में, उनके समान इनकी शैली देखने को मिलती है। प्रकृति से जुड़े फूल, पक्षी व पशुओं के चित्र भी यहाँ देखने को मिलते हैं। मतलब धर्म के साथ मानवोचित व्यवहारों के साथ प्रकृति, मतलब जीवन के तमाम आयामों को यहाँ कवर करने की, समेटने की कोशिश की गई है। गुफा 2 पद्मपाणि बौद्ध का चित्र और बौद्ध धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में उपदेश देते हुए। पद्मपाणि जो थे बौद्ध धर्म से संबंधित थे और इनके अलावा धर्मचक्र मुद्रा में जो ये आप मुद्रा देख रहे हैं इसको हम धर्मचक्र मुद्रा कहते हैं। आप इस आसन को, जिस मुद्रा में बौद्ध की प्रतिमा यहाँ पे आपको फोटो में दिख रही है, आप समझ सकते हैं और इस प्रकार अपने हाथों को ले जाकर कोशिश कर सकते हैं यह मुद्रा बनाने की। इसको धर्मचक्र मुद्रा कहा जाता है। गुफा नंबर 8 रंगमहल, राजकुमार की सवारी के शौर्य वगैरह इसमें दिखाया गया है।
चित्रकारी की विधा फ्रेस्को म्यूरल, ये एक चित्रकारी की विधा है। यह पेंटिंग्स काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इतिहास में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं और इनको देखते हुए वर्तमान आधुनिक पेंटिंग्स भी इन कलाओं पर की जाती हैं। चूना के प्लास्टर पर चित्र बनाए गए हैं। पहले चूने का प्लास्टर किया गया, उसके ऊपर चित्र उकेरे गए हैं। इन चित्रों को गुजरी महल संग्रहालय ग्वालियर, आप एक और यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार हो जाता है कि गुजरी महल संग्रहालय कहाँ है, तो याद रखेंगे कि ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में है, जो कि मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में आता है। वहीं वह राज्य पुरातत्व संग्रहालय भोपाल में इन चित्रों का प्रदर्शन किया गया है। ये गुफाएं प्राकृतिक नहीं बल्कि काटकर बनाई गई हैं। बिल्कुल, ये गुफाएं प्राकृतिक रूप से निर्मित नहीं हैं और काटकर बनाई गई हैं, इसलिए इनको रॉक कट आर्किटेक्चर के अंतर्गत रखा जाता है। मतलब मानव द्वारा गुफाओं को काटा गया, पत्थरों को तराशा गया और फिर इन गुफाओं का निर्माण हुआ, इसलिए इनको रॉक कट आर्किटेक्चर के रूप में जाना जाता है। अब हम शंकराचार्य की गुफा की बात करेंगे, जो कि ओमकारेश्वर खंडवा में स्थापित है। शंकराचार्य की गुफा आप देख सकते हैं कि इस प्रकार ये गुफा जो सामने आप देख रहे हैं, ये शंकराचार्य की गुफा है। आज तक इसमें काफ़ी सारे रिनोवेशंस हो चुके हैं, क्योंकि इसको संरक्षित रखने के लिए बहुत सारे रिनोवेशंस जरूरी थे। 7 वर्ष की उम्र में जगत गुरु शंकराचार्य, शंकराचार्य का नाम आप हम सब ने सुना होगा, तो इनको जगत गुरु शंकराचार्य कहा जाता है। इनने धर्म के तमाम आयामों का अध्ययन किया और समेटकर 4 मठों की स्थापना की। आगे हम उनके बारे में भी जानेंगे। इनका अगर हम जन्म स्थान देखें तो केरल के कालड़ी ग्राम में इनका जन्म हुआ था और गुरु की खोज में ये ओमकारेश्वर तक पैदल चलते हुए आ गए थे। यहाँ श्री गोविंद भागवताचार्य ने शिक्षा दी इनको। इस गुफा में 7 वर्ष साधना की इन्होंने और शंकराचार्य ने नर्मदा अष्टक सहित 50 से ज़्यादा स्तुतियाँ और ग्रंथों की रचना की। क्योंकि इनने काफ़ी ज़्यादा धर्म के ऊपर काम किया, काफ़ी सारी रचनाएं इनके द्वारा की गईं। शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापना के लिए, ये करंट से जुड़ा हुआ तथ्य है, 1 मई 2017 से 30 जून 2017 तक धातु दान का अभियान समस्त प्रकार के धातु एकत्र करने के लिए चलाया गया और इससे शंकराचार्य जी की मूर्ति की स्थापना इस क्षेत्र में, इस जगह पर करने का प्रावधान मतलब विचार रखा गया था। अद्वैत मत से प्रेरित थे ये। इनका मानना था कि आत्मा और परमात्मा एक है, आप आत्मा और परमात्मा को अलग अलग नहीं कर सकते। एक संप्रदाय के अनुसार इन्हें शिव का अवतार भी माना जाता है। बहुत सारे संप्रदाय हैं जिनमें से कुछ लोगों का मानना है कि यह शिव का अवतार है, क्योंकि जिन विलक्षण क्षमताओं और जिस आस्था और विश्वास के साथ इन धर्म के ऊपर काम किया, तो इनको भगवान से जोड़कर देखा जाता है। अब हम देखेंगे कि शंकराचार्य ने जिन 4 मठों की स्थापना की, उनकी लोकेशन कौन कौन सी है। 4 मठों की स्थापना की बात करें, सबसे पहला श्रृंगेरी मठ, जो शारदा पीठ भारत के दक्षिण में रामेश्वरम में स्थापित है। आप देख सकते हैं, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये श्रृंगेरी मठ है। आप कर्सर पर ध्यान दे सकते हैं और श्रृंगेरी मठ कर्नाटक के सबसे प्रसिद्ध मठों में से एक है। वहीं हम गोवर्धन मठ की बात करें तो उड़ीसा के पुरी में है। ये आप देख सकते हैं, यह मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में उड़ीसा पुरी में गोवर्धन मठ है। मठ का प्रबंध भगवान जगन्नाथ मंदिर से है। भगवान जगन्नाथ मंदिर पुरी जगन्नाथ जी के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद द्वारका मठ को शारदा मठ के नाम से भी जाना जाता है। यह मठ गुजरात में द्वारका धाम में है। गुजरात में देखें हम, ये गुजरात है, गुजरात के बिल्कुल छोड़ पर द्वारका धाम हमें देखने को मिल जाता है। ज्योतिर्मठ की बात करें तो उत्तराखंड के बद्रिकाश्रम में है। उत्तराखंड, ये आप देख सकते हैं, उत्तराखंड के बद्रिकाश्रम में। आप याद रखेंगे कि उत्तराखंड में है, यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ऐतिहासिक तौर पर ज्योतिर्मठ सदियों से वैदिक शिक्षा तथा ज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। तो हम देखें कि मध्य प्रदेश के भारत के 4 किनारों पर, भारत के 4 छोरों पर, चारों दिशाओं में शंकराचार्य जी ने 4 मठों की स्थापना की। आप मैप में देख सकते हैं, हमने सभी मठों पर चर्चा कर लिया। अब हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण गुफाएं, एक रिवीजन है मैप के साथ, छोटा सा अध्ययन। सबसे पहले बाघ की गुफाओं की बात करें तो बाघ की गुफाएं हैं धार में, और हम देख सकते हैं कि धार की लोकेशन के साथ हमने बाघ की गुफाओं को चिन्हित किया है। अगली गुफाओं की बात करें हम तो उदयगिरी की गुफाएं, जो कि विदिशा में है, और विदिशा की लोकेशन आप देख सकते हैं, ये सागर, रायसेन, भोपाल, गुना और अशोकनगर से घिरा हुआ है, लगभग भोपाल के निकट है। तो हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के हृदय के करीब है। फिर अगली गुफाओं का नाम आता है भीमबेटका की गुफाएं, जो कि अब्दुल्लागंज रायसेन में हैं। वहीं मृगन्नाथ की गुफाएं, जो कि भीमबेटका की गुफाओं से ही जुड़ी हुई मानी जाती हैं, यह पटनी गांव रायसेन में है। इसके बाद भ्रतहरि की गुफाएं कालियादेह उज्जैन में हैं, और भ्रतहरि की गुफाएं उज्जैन में देखने को मिलती हैं। साथ ही इनके भतीजे की गुफाएं भी यहाँ देखने को मिलती हैं, जिनका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। आदमगढ़ की गुफाएं होशंगाबाद, पांडव गुफाएं पचमढ़ी होशंगाबाद, जटाशंकर की गुफाएं पचमढ़ी होशंगाबाद और रीछगढ़ की गुफाएं पचमढ़ी होशंगाबाद। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन, और इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण गुफाएं हैं।
कुछ गुफाओं का ऐतिहासिक महत्व है, कुछ गुफाओं का वहाँ का लोकल महत्व है। तो आप सभी इन गुफाओं का नाम याद रखेंगे। उन सभी की लोकेशन पचमढ़ी होशंगाबाद है, आदमगढ़ की गुफाओं को छोड़कर। सारो मारो की गुफाओं की बात करें तो यह सीहोर में देखी जाती हैं, और सीहोर का कई बार अगर पुराने नाम से पुकारा जाए तो सारो मारो नाम से भी जाना जाता है। और सीहोर की लोकेशन भोपाल से बिल्कुल सटा हुआ है। बहुत सारे ऐसे औद्योगिक क्षेत्र हैं जो कि सीहोर में हैं और भोपाल से काफ़ी करीब है, तो कई बार हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं। वहीं हम बात करेंगे गोविंदा भागवत पाद की गुफाएं जो कि ओमकारेश्वर खंडवा में हैं, काजल रानी की गुफाएं मानधाता खंडवा में हैं, शंकराचार्य की गुफाएं ओमकारेश्वर खंडवा में हैं। तो आप खंडवा की लोकेशन देख लें, जिसको हम पूर्वी निमाड़ के रूप में भी जानते हैं। इसके बाद ग्वालियर में महत्वपूर्ण गुफाएं हैं, विलोबा की गुफाएं और सिद्धांचल जैन मंदिर गुफाएं, दोनों ही ग्वालियर में हैं। और सिद्धांचल जैन मंदिर के विषय में तो हमने डिटेल्स में भी पढ़ा था। वहाँ विलोबा की गुफाओं में हमें शिव प्रतिमाओं की जानकारी मिलती है, वहीं सिद्धांचल जैन मंदिर में 24 तीर्थंकरों की जानकारी प्राप्त होती है। आगे बात करेंगे, आगे की जो अगली गुफा है वो है देवनाला की गुफाएं जो कि डिंडोरी में है। डिंडोरी हम देख सकते हैं अनूपपुर के नीचे, छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करता हुआ मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में। अगली गुफाओं की बात करें तो सिंगरौली माड़ा गुफाएं जो कि सिंगरौली में हैं। माड़ा केव्स हमने देखा कि श्रृंखलाबद्ध केव्स हैं, काफ़ी सारी गुफाएं हैं और भगवान के नामों पर एक एक माड़ा का नाम रखा गया है। फिर हम बात करेंगे धमनार की गुफाएं मंदसौर में है। मंदसौर नीमच बिल्कुल मध्य प्रदेश के पूर्वी पश्चिमी जिले हैं, और नीमच मंदसौर आपस में सेपरेट भी हुए हैं। आगे बात करेंगे हम बांधवगढ़ की गुफाएं जो कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में देखने को मिलती हैं। बांधवगढ़ की गुफाएं राम और लक्ष्मण से संबंधित इनका जो एपिकल इम्पोर्टेंस है वह देखा जाता है। सिद्ध बाबा की गुफाएं निवाड़ी में हैं जो कि टीकमगढ़ से कटकर 1 अक्टूबर 2018 को अलग हुआ। तो इस प्रकार हमने मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण गुफाओं का मानचित्र पर भी अध्ययन किया, और साथ ही इन 2 पार्ट्स में जितनी भी महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई गुफाएं हैं उनके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को जाना। आपसे अनुरोध है कि अभी तक आपने अगर हमें सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन साथ ही नोट्स प्रदान किए जाते हैं। थैंक यू सो मच। देखते रहिए नॉलेज ब्रू को, बने रहिए हमारे साथ।